जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 9th हिंदी रीढ़ की हड्डी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेकर के आ चुका हूं। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैंने बहुत ही सरल टाइप किया है। बस आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक जुड़े रहें और ध्यान से वीडियो को देखते रहें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर कहते हैं कि एक हमारा ज़माना था, ये होता था वो होता था, है ना। जब वो चर्चा कर रहे थे आपस में तो बात बात में हर बात में यही कहते थे, हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था, ऐसा था, ये होता था वो होता था, ठीक है ना। तो कह करके अपने समय की तुलना वो वर्तमान समय से करते हैं। तो इस प्रकार की तुलना करना कहाँ तक तर्क संगत है, अर्थात इस प्रकार की तुलना करना क्या सही है या फिर गलत है, हमें इसमें अपनी राय देना है। तो हम लिखेंगे कि इस तरह की तुलना करना बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं होता, अर्थात गलत बात होती है। आप तुलना करें लेकिन हरदम ना करें, ठीक है ना, यानी हर समय तुलना नहीं करनी चाहिए। कभी कभार जब आपको बहुत फुर्सत हो तब आप कर सकते हैं तुलना, बाकी हरदम तुलना नहीं करनी चाहिए। क्योंकि समय के साथ समाज जो होता है उसमें रहन सहन, खान पान इत्यादि सब चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। मानते हैं कि आप समय में कुछ कैसा भी रहा होगा, लेकिन वर्तमान में जो चल रहा है उसके अनुरूप आपको ढालना पड़ेगा, है ना। क्योंकि भाई प्राचीन को आप वर्तमान समय में नहीं ला सकते हैं, वर्तमान प्रतिदिन चेंज होता जा रहा है ना। यानी खान पान इत्यादि सब में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए हमें इन परिवर्तनों को सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए, ना कि बार बार हमें तुलना करनी चाहिए। ठीक है, इतना हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है। यानी राम स्वरूप ने अपनी बेटी को बीए करवाया, लेकिन उसका विवाह करवाने के लिए वो केवल बता रहे थे कि वो 10th पास है। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, ठीक है, उनकी व्यवस्था को आप लोग बताइए। तो हम लिखेंगे कि राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना व्यवस्था को उजागर करता है। क्योंकि पहले के समय में लोगों का मानना ये होता था दोस्तों कि ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू किसी के आदेशों का पालन नहीं करती, साथ ही घर के काम काज भी नहीं करती। इसलिए राम स्वरूप भी अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाते थे ताकि उसकी शादी विवाह हो सके। ठीक है, इतना हम सब लोग लिखेंगे। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। अर्थात राम स्वरूप चाहते थे कि मैं रिश्तेदारों से झूठ बोल रहा हूँ कि मेरी बेटी 10th पास है, तो मेरी बेटी उमा जो है वो भी बता दे कि हाँ मैं 10th पास हूँ, जिससे उसका विवाह जो है हो जाए। लेकिन आप ही बताइए क्या ये सही है। तो भाई सही नहीं है, एकदम गलत है। क्योंकि भाई बेटी ने उतनी शिक्षा ग्रहण की है तो उसे भी बताने का हक है कि हाँ मेरे अंदर इतनी योग्यता है, मैंने इतनी पढ़ाई की है। आखिर उसे छिपाने की क्या आवश्यकता है ना। तो हम लोग लिखेंगे कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप चाहते हैं कि उमा भी लड़के वालों से झूठ बोल दे और कह दे कि वह केवल 10 तक पढ़ी है। राम स्वरूप का उमा से इस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करना उचित नहीं है, क्योंकि बेटियों को पढ़ने लिखने और अपनी योग्यता को प्रदर्शित करने का अधिकार है। हमें उनके अधिकारों को नहीं दबाना चाहिए। ठीक है, इतना हम सब लोग लिखेंगे इस क्वेश्चन में। चौथा क्वेश्चन है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखें। तो हम लिखेंगे कि भाई दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं, जो कि गलत बात है। क्योंकि विवाह कोई बिजनेस नहीं है दोस्तों, विवाह कोई बिजनेस नहीं बल्कि एक पवित्र बंधन होता है। इतना लिखेंगे। और वहीं पर राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा को छिपाकर झूठ बोलते हैं, जो कि उनकी व्यवस्था को दर्शाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं, लेकिन ज़्यादा अपराधी कौन है, तो ज़्यादा अपराधी गोपाल प्रसाद है। ठीक है, क्योंकि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानता है, जबकि राम स्वरूप जो है वो समाज को दृष्टिगत रखते हुए वो क्या करता है, अपनी बेटी की शिक्षा को छिपाता है ताकि उसकी बेटी की शादी हो सके। ठीक है, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। ये बात कौन बोली थी, तो ये बात राम स्वरूप की लड़की यानी उमा ने बोली थी। ठीक है, वो बोली थी कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा के इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती है। ठीक है, उमा ये बात बोली तो आखिर किस लिए बोली, वो उसके बारे में क्या जानती थी। तो उमा अच्छी तरह से जानती थी कि शंकर जो है उसके अंदर तनिक भी आत्मविश्वास नहीं है ना। वो बहुत ही मतलब दब्बू क्वालिटी का बच्चा है, इसलिए वो ऐसी बात बोली थी।
तो इसका उत्तर लिखेंगे कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। इस कथन के माध्यम से उमा कहना चाहती है कि शंकर में अपना विचार रखने, सही गलत पहचानने और फैसले लेने की क्षमता नहीं है। शंकर में अपने लिए निर्णय लेने या किसी भी बात पर दृढ़ रहने की इच्छा शक्ति भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए उसने ये बात बोली। इतना हम सब लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। यानी हमारे समाज में शंकर जैसे लड़के होने चाहिए या फिर उमा जैसी लड़की होनी चाहिए। तर्क सहित हमें उत्तर देना है। तो हम लिखेंगे कि शंकर जैसे दब्बू और डरपोक नहीं, बल्कि उमा जैसे जागरूक, आत्मनिर्भर और साहसी व्यक्तित्व की हमारे समाज को ज़रूरत है, ताकि गलत पर रोक लग सके और सही को आगे बढ़ाया जा सके। इतना हम लोग लिखेंगे। 7वां क्वेश्चन है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। यानी इस चैप्टर के लिए ये रीढ़ की हड्डी शीर्षक जो है कितना सार्थक है, कहाँ तक ये सही है। तो हम लोग लिखेंगे कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक बहुत ही सार्थक है और व्यंग्यात्मक है, यानी थोड़ा मजाकी टाइप का शीर्षक है। जिस प्रकार रीढ़ की हड्डी के बिना इंसान सीधा खड़ा नहीं हो सकता, वैसे ही यह एकांकी क्या करती है, उन लड़कों पर बात करती है जिनमें हिम्मत और आत्मसम्मान नहीं होता है। ठीक है, यह समाज की पुरानी सोच की भी आलोचना करती है। ये एकांकी जो है समाज की पुरानी सोच की भी आलोचना करती है, जो लड़कियों को कम महत्व देता है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन समाज में लड़कियों को कम महत्व दिया जाता था। इतना हम लोग लिखेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। यानी इस एकांकी का मुख्य पात्र आप किसको समझते हैं। तो हम लिखेंगे कि कथा वस्तु के आधार पर उमा को ही एकांकी का मुख्य पात्र माना जा सकता है, क्योंकि पूरी एकांकी उमा के ही इर्द गिर्द घूमती है। वह समाज की पुरानी सोच और लड़कियों की शिक्षा को लेकर गलत नजरिए का विरोध करती है ना। इतना हम लोग लिखेंगे। 9वां क्वेश्चन है कि एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे दोस्तों। सबसे पहले हम राम स्वरूप के चरित्र की विशेषताएं लिखेंगे, उसके बाद फिर गोपाल प्रसाद की। ठीक है, तो लिखेंगे कि राम स्वरूप एक ऐसे पिता हैं जो आधुनिक सोच रखते हैं और अपनी बेटी को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन समाज के दबाव और अपनी बेटी के विवाह की चिंता के कारण वे अपनी पुत्री की उच्च शिक्षा को छिपाने का प्रयास करते हैं। यह उनकी व्यवस्था और कायरता को दर्शाता है। इतना लिखेंगे। उसके बाद गोपाल प्रसाद में लिखेंगे कि गोपाल प्रसाद लालची और स्वार्थी व्यक्ति हैं। वो विवाह को केवल व्यापार की तरह देखते हैं, वह नारी शिक्षा को अनुचित समझते हैं। इतना हम लोग लिखेंगे। 10वां क्वेश्चन है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो लिखेंगे कि इस एकांकी का मुख्य उद्देश्य एक विशेष सामाजिक संदेश देना है, जिससे समाज में महिलाओं की स्थिति और उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक किया जा सके। एकांकी किसी विशेष सामाजिक समस्या जैसे कि लड़कियों की विवाह में आने वाली समस्याएं इत्यादि पर ध्यान आकर्षित करती है। इतना लिखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु मैं निम्नलिखित प्रयास कर सकता हूँ। लड़कियों को पढ़ाने के लिए लोगों को प्रेरित करना, दहेज और भेदभाव का विरोध करना, महिलाओं की राय का सम्मान करना, उन्हें आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना, उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी देना। इतना हम लोग लिखेंगे। आप और कम भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 5 आपको बता दिए हैं। इतना आप एग्जाम में लिख देंगे तो नंबर नहीं कटेगा। यहाँ से आपका चैप्टर खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के पास शेयर करो। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।